Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar. I working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering, P.R. Patil, College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 8th lecture of Mechanics of Material or Strength of Material, and today we will discuss more numericals on analysis of composite bar. So here we have second numerical. In according to your sheet, it is a numerical number 13. A compound tube consists of steel tube 140 mm internal diameter and 160 mm external diameter, and an outer brass tube 160 mm internal diameter and 180 mm external diameter. Two tubes are of same length. The compound tube carries an axial load of 900 kN. Find the stresses and the load carried by each tube and the amount by it shorten. Length of each tube is 140 mm. Take Young's modulus for steel is 2 into 10 raised to 5 and Young's modulus for brass metal is 1 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कंपोजिट बार का अगर न्यूमेरिकल है तो आपको दो कंडीशन फॉलो करनी है. कंडीशन नंबर 1, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकंड मटेरियल. अगर वो दोनों मटेरियल सेम लेंथ के है तो. अगर लेंथ चेंज है, सपोज मटेरियल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है और ये फिर से पहला मटेरियल है, सपोज ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर है, ठीक है. उनका जो सपोर्ट है कुछ ऐसा है. सो ये पहला मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल. तो इस केस में बस क्या है, लेंथ चेंज है, इसलिए फिर यहाँ पे इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन, ये हम टर्म इक्वेट करेंगे. अगर दोनों मटेरियल का जो लेंथ है वो सेम है तो इस केस में क्या है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन करेंगे, बस इतना ही चेंज है. सो कंपोजिट बार की अगर बात करते हैं तो दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है. नंबर 1, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन. सेकंड, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय बोथ मटेरियल. दैट मींस टोटल लोड विल कैरिड बाय कंपोजिट बार इक्वल टू लोड कैरिड बाय वन मटेरियल प्लस लोड कैरिड बाय सेकंड मटेरियल. दैट इज द टू कंडीशन व्हिच शुड बी फॉलोड बाय कंपोजिट बार. सो डाटा लिखते सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का. कंपाउंड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब 140 mm इंटरनल डायमीटर. अब यहां पे इस न्यूमेरिकल में जो दोनों मटेरियल है वो हॉलो स्ट्रक्चर की है. सो स्टील ट्यूब, सो डी आई फॉर स्टील, डी ओ फॉर स्टील, डी आई फॉर ब्रास एंड डी ओ फॉर ब्रास. इतनी नोटेशन यूज हो रहे. सो इनर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर फॉर स्टील इज 140 mm. एक्सटर्नल डायमीटर फॉर स्टील ट्यूब इज 160 mm. इंटरनल डायमीटर फॉर ब्रास इज 160 mm and external diameter for brass is 180 mm. अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, जैसे आप देख रहे हो कि इंटरनल डायमीटर 140 और एक्सटर्नल डायमीटर 160 स्टील के लिए. तो जो स्टील का आउटर डायमीटर है वही ब्रास का इनर डायमीटर है. तो स्ट्रक्चर जैसे बनाएंगे जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने बनाया था. तो ये सपोज हॉलो स्ट्रक्चर ही बनाना है. तो ये हो गया सपोज स्टील. तो स्टील के लिए सपोज इनर डायमीटर है 140 और आउटर डायमीटर है 160. ये हो गया आपका स्टील है और यही इनर डायमीटर है ब्रास के लिए, ठीक है. सो डायरेक्टली मैं आउटर डायमीटर बना रहा हूं ब्रास का. दिस इज ब्रास और आउटर डायमीटर है 180. तो यहाँ पे ये हॉलो स्ट्रक्चर है, ये स्टील है, इनर डायमीटर 140, आउटर डायमीटर 160. देन 160 डायमीटर इनर डायमीटर हो गया आपका ब्रास ट्यूब का और आउटर डायमीटर हो गया 180 mm फॉर ब्रास ट्यूब. तो इस हिसाब से एरिया अगर निकाल लेंगे, एरिया फॉर स्टील क्या हो जाएगा,
पाई बाय 4, अब दोनों हॉलो स्ट्रक्चर है, सो पाई बाय 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आउटर डायमीटर है 160, सो 160 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर। और यहाँ पे एरिया फॉर ब्रास बार विल बी पाई बाय 4, अगेन हॉलो स्ट्रक्चर है लेकिन आउटर डायमीटर है 180, इनर डायमीटर है 160, सो 180 स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आपको चेक करना है। एरिया फॉर स्टील शुड बी 4712.38 mm स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, और एरिया फॉर ब्रास आना चाहिए 5340.70 mm स्क्वायर। mm में दिया है, आपका एरिया आ गया mm स्क्वायर में, तो हमने डायमीटर दिया है उसकी बेसिस पे हमने एरिया निकाल लिया है। साथ में क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है और लेंथ दी है। पहले न्यूमेरिकल में भी आपने देखा था, वहां पे लेंथ दी थी 15 सेंटीमीटर, बट कहीं पे भी लेंथ यूज नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिट बार है वो इक्वल लेंथ का है, जो स्टील की हाइट है वही ब्रास की हाइट है। लेंथ अगर सेम है तो हम स्ट्रेन इक्वेट कर रहे हैं, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला जब इक्वेट करते हैं तो सिग्मा बाई ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई। सो कंप्लीट फॉर्मूले में कहीं पे भी लेंथ नहीं आ रही है। जब लेंथ आएगी, मतलब जब लेंथ वैरी हो रही है, तब लेंथ वहां पे इंट्रोड्यूस होगी। वो क्या होगा, कैसे होगा, लगे तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी कंपोजिट बार है और दे बोथ आर ऑफ सेम लेंथ, इक्वल लेंथ है, तो वहां पे लेंथ का कोई इशू नहीं रहेगा, भले वो डाटा दिया है तो भी। तो यंग्स मॉडुलस वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ई फॉर स्टील इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू आपके काम की है। एरिया हमने निकाल लिया है, दोनों यंग्स मॉडुलस वैल्यू है। चलो नाउ कंपोजिट बार, कंडीशन नंबर 1, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इन स्टील, ये हो गया आपका स्ट्रेन इन स्टील, सिग्मा बाय यंग्स मॉडुलस, इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास, कंडीशन नंबर 1। सो सिग्मा स्टील इक्वल टू, मैं सिग्मा स्टील की वैल्यू सिग्मा ब्रास के फॉर्म में निकाल रहा हूं। सो सिग्मा स्टील इक्वल टू, ये जाएगा ऊपर ई स्टील बाय ई ब्रास इंटू सिग्मा ब्रास। तो सिग्मा स्टील, E for steel is 2 × 10⁵, E brass is 1 × 10⁵ इंटू सिग्मा ब्रास। तो यहाँ पे आ गया सिंपली सिग्मा स्टील इज 2 टाइम्स सिग्मा ब्रास। लास्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, 2.1 एंड 1.1, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली 2/1 ही है, तो ये आ गया सिग्मा स्टील इज 2 टाइम्स सिग्मा ब्रास। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है कंपोजिट बार की, टोटल लोड इज सम ऑफ लोड कैरिड बाय इंडिविजुअल मटेरियल। सो टोटल लोड कैरिड बाय फर्स्ट मटेरियल, दैट लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय ब्रास। सो अगेन आई एम राइटिंग लोड कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एरिया, लोड है सिग्मा इंटू एरिया। अब ये क्या है, लोड ऑन स्टील, सो सिग्मा ऑन स्टील, एरिया ऑन स्टील। ब्रास है सिग्मा ऑन ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास। अब वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो। टोटल लोड कितना है, टोटल लोड दिया होगा हमें, टोटल लोड दिया है यहाँ पे, टोटल लोड इज 900 किलो न्यूटन, 900 किलो न्यूटन दिया है। सो 900 इंटू 10⁻³ किलो के लिए। सिग्मा स्टील की वैल्यू सिग्मा ब्रास के फॉर्म में पता है 2 × सिग्मा ब्रास, सो 2 × सिग्मा ब्रास। एरिया ऑफ स्टील वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है 4712.38 प्लस सिग्मा ब्रास एरिया ब्रास 5340.70।
कंप्लीट इक्वेशन में देखो सिग्मा ब्रास अननोन है, कैल्सी पे पुटअप करो, आपको सिग्मा ब्रास मिल जाएगा। डायरेक्टली पुटअप करो, आंसर इजीली मिल जाएगा। सिग्मा ब्रास आना चाहिए 60.95। स्ट्रेस निकाला हमने, यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो। देखो सिग्मा स्टील क्या है, 2 टाइम्स सिग्मा ब्रास, इसका डबल हो जाएगा। सो सिग्मा स्टील इक्वल टू 2 इंटू 60.95, ये आना चाहिए 121.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है? तो स्ट्रेसेस निकल गए। क्वेश्चन वही है, हर बार क्वेश्चन कंपोजिट के लिए क्या रहता कि पर्टिकुलर कंपोजिट बार पर्टिकुलर लोड से सब्जेक्टेड है, तो इंडिविजुअल मटेरियल में स्ट्रेस निकालो, तो स्ट्रेस निकाल लिए। इंडिविजुअल मटेरियल का लोड निकालो कि एक मटेरियल ने कितना लोड बियर किया है। जैसे ये टोटल 900 किलो न्यूटन है, तो इसने कितना किया, इसने कितना किया। तो अभी फिर से हमें लोड का इक्वेशन पता ही है कि लोड क्या है, सिग्मा इंटू एरिया। ये हो गया स्टील के लिए, ये हो गया ब्रास के लिए। सो लोड कैरिड बाय स्टील क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा स्टील एरिया स्टील। तो वैल्यू भी सभी आपके पास में है, स्ट्रेस की भी है और एरिया की भी है। सो स्ट्रेस है आपका 121.9, एरिया है आपका स्टील का 4712। तो ये आना चाहिए लोड कैरिड बाय स्टील इज 574 समथिंग, 574.48 48 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में निकाला है। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर आना चाहिए 57448 पॉइंट समथिंग न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू डेसिमल पॉइंट से थोड़ी इधर उधर हो सकती है, किसी का आएगा 575, किसी का 573, कुछ हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। एंड लोड कैरिड बाय ब्रास, अगेन ये रहेगा आपका सिग्मा ब्रास एरिया ब्रास, सिग्मा ब्रास एरिया ब्रास। तो ये आना चाहिए। अब देखो आपको एक लोड पता है, ठीक है, टोटल लोड आपको पता है, तो आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल लोड माइनस ये कैलकुलेटेड 574.48, या फिर इस फॉर्मूले से निकालो, कैसे भी चलेगा कि टोटल पता है और किसी एक का पता है, तो टोटल में से किसी एक का माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, या फिर सिग्मा ब्रास इंटू एरिया ब्रास कर दो, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी निकालो। तो ये आना चाहिए 325.51 किलो न्यूटन। राउंड फिगर आपका 900 किलो न्यूटन ये टोटल आना चाहिए, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप इंडिविजुअली सिग्मा इंटू एरिया से निकालो, पहला दूसरा टोटल में से पहला माइनस कर दो, वैसा ही चलेगा, या फिर ऐसा किया तो भी चलेगा। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। क्लियर है? लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। I request all students to practice this numerical with your own pen, register and calci. न्यूमेरिकल को सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होगा, अगर वो आपको सॉल्व करना है खुद लेके बैठना पड़ेगा। सेम न्यूमेरिकल फिर से सॉल्व करके देखो, वेरी इजी। मूविंग टू नेक्स्ट वन। Two vertical rods, one of steel and other of copper, are rigidly fixed at top 50 सेंटीमीटर अपार्ट। एक्चुअली डायग्राम दिए नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन से डायग्राम बनानी है। ठीक है, टू वर्टिकल रॉड्स, वन ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ कॉपर, आर रिजिडली फिक्स एट टॉप। तो एक रूफ पे, सीलिंग पे दो रॉड कनेक्टेड है और दोनों में डिस्टेंस है, इसलिए मैंने सेपरेटली डिस्टेंस दिखा है। वहाँ पे लिखा है कि 50 सेंटीमीटर अपार्ट है ये दोनों। तो एक है आपका स्टील, दूसरा है कॉपर। डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच रॉड आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। दोनों का डायमीटर ये 2 सेंटीमीटर है, इसका भी और इसका भी डायमीटर, और जो दोनों की लेंथ है वो 4 मीटर है, मतलब इक्वल लेंथ है। क्रॉस बार इज फिक्स्ड एट
to the rod at a lower end carries a load of 500 न्यूटन। फिर से एक नीचे एक स्ट्रिप लगाई है, एक बार लगाया हुआ है और एक लोड लगाया है 5000 न्यूटन। सच दैट क्रॉस बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इवन आफ्टर लोडिंग। ये लोड ऐसी पोजीशन पे लगाया है, ऐसा नहीं कि मिडल पे लगाया, इधर लगा इधर, तो कहीं तो भी ऐसा लगाया है कि इस हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो क्रॉस बार यहाँ पे कनेक्टेड है वो लोडिंग ऐसा लगाया है कि वो बराबर हॉरिजॉन्टल रहेगा। मतलब आपको एक्चुअली निकालना क्या है कि ये लोड एग्जैक्टली किस पोजीशन पे लगाया होगा। क्रॉस बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इवन आफ्टर लोडिंग। फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच रॉड एंड फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच रॉड। तो सिग्मा स्टील एंड सिग्मा कॉपर, सबसे पहले ये निकालना है आपको। एंड पोजीशन ऑफ द लोड ऑन बार, जैसे अब ये जो लोड टोटल लोड दिया है इसकी पोजीशन ये नहीं बोला है कि ये बीच में है, यहां पे है, यहां पे, ये बस लगाया है, लेकिन इस कंडीशन में लगाया है कि ये जो क्रॉस बार है वो हॉरिजॉन्टली रहेगा हर बार। ठीक है, तो हम सपोज कंसीडर कर देते कि सपोज कॉपर बार से इसका डिस्टेंस x मीटर या सेंटीमीटर इतना है। आप कोई भी कुछ भी डिसाइड कर लो कि स्टील बार से इसका डिस्टेंस, इस लोड का डिस्टेंस x है, y है, जो कुछ भी है, तो आप कोई भी डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है कि इस लोड की पोजीशन क्या है गिवन न्यूमेरिकल के लिए, कि भाई हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार को ये लोड कहां पे कनेक्ट होना चाहिए सो दैट ये जो क्रॉस बार है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन उसमें डाल दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन वही है कि स्ट्रेसेस इन इंडिविजुअल सेक्शन निकालो, टोटल लोड दिया हुआ है और डायमेंशन दिए, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, 4 मीटर लेंथ है। एडिशनल ये है कि ये जो टोटल लोड है वो वर्टिकली जहां पे अप्लाइड है तो ये कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये जो क्रॉस बार है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो हमने क्या किया कि कॉपर बार से इसकी पोजीशन x इतनी है ये हमने शो कर दिया, और यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है ई स्टील 2 × 10⁵ एंड कॉपर दिया है, कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस वैल्यू है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। गॉट इट, दैट्स इट। सबसे पहले तो नॉर्मल जैसे न्यूमेरिकल हम कंपोजिट बार के लिए सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे। डायमीटर, अब सिंपल बार दिया है, कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, एक ये रॉड अलग है, ये रॉड अलग है, और दोनों रॉड को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कनेक्टेड किया है। तो स्टील के लिए डायमीटर स्टील इज इक्वल टू डायमीटर कॉपर, दोनों के लिए सेम ही है। कितना है, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 220 mm। आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया π/4 × 20²। एरिया निकाला है हमने, दोनों के लिए सेम आएगा, डायमीटर ऑफ स्टील डायमीटर ऑफ कॉपर सेम है, सो एरिया स्टील एरिया कॉपर दोनों सेम है, 314.15 mm²। एरिया निकल गया। लेंथ गिवन है जो कि हमारे काम की वैसे भी नहीं है, 4 मीटर 4000 mm हो जाएगा, 1 मीटर का mm हो जाएगा 1000। क्या दिया है, टोटल लोड दिया है कितना है 5000 न्यूटन। दैट्स इट, इतना सब कुछ दिया है। चलो कंपोजिट बार है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या रहेगी, अगर लेंथ इक्वल है तो, अगर लेंथ इक्वल है कंपोजिट बार की तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इन स्टील, ये हो गया स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपॉन यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉपर। एज यूजुअल किसी एक स्ट्रेस की वैल्यू दूसरे स्ट्रेस की वैल्यू में हम निकालेंगे, सो सिग्मा स्टील इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू सिग्मा कॉपर। वैल्यू पुटअप करेंगे, ई स्टील कितना है 2 × 10⁵, ई कॉपर कितना है 1 × 10⁵, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्टील आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा कॉपर, बराबर है ना। 2 × 10⁵ बाय 1 × 10⁵, 10⁵ तो वैसे कट गया, 2/1 2, सो 2 × सिग्मा Cu। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट
नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल लोड वाली, टोटल लोड इज लोड कैरिड बाय स्टील एज वेल एज कॉपर, सो लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन कॉपर, लोड कैन बी रिटर्न एज सिग्मा इंटू एरिया, सो सिग्मा स्टील एरिया स्टील प्लस सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर। टोटल लोड कितना है 5000, सिग्मा स्टील कितना है, सिग्मा स्टील हमारे पास में सिग्मा कॉपर के फॉर्म में अवेलेबल है, सो 2 इंटू सिग्मा कॉपर, एरिया ऑफ स्टील है 314.15 प्लस सिग्मा कॉपर पता नहीं है, एरिया कॉपर और एरिया स्टील दोनों सेम ही है 314.15। चलो कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ सिग्मा कॉपर ये अननोन टर्म है, सो ऑन कैलसी यू कैन इजीली कैलकुलेट, सो सिग्मा कॉपर आना चाहिए 5.305 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट याद रखा करो, सिग्मा है स्ट्रेस है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, लोड है न्यूटन, एंड ये वैल्यू सिग्मा कॉपर की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दो, 2 टाइम्स सिग्मा स्टील हो गया ये, मतलब इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी सिग्मा स्टील के लिए, 2 इंटू 5.305 ये हो जाएगा आपका 10.61 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। स्ट्रेसेस इन ईच कंडीशन और स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल। वैसे हम लोड भी निकाल सकते हैं, हमें पता है लोड ऑन स्टील, लोड ऑन कॉपर, सो लोड ऑन स्टील स्ट्रेस कितना था 10.61 इंटू एरिया 314.15, तो लोड ऑन स्टील आना चाहिए आपका 3333 न्यूटन, 4 टाइम्स 3 न्यूटन। देखो अब लोड ऑन स्टील ये आपने बाय फॉर्मूला निकाला, आप डायरेक्टली लोड ऑन कॉपर लिख सकते हो, लोड ऑन कॉपर विल बी टोटल माइनस 3333, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सो 5000 माइनस 3333 आ जाना चाहिए 1667 न्यूटन। नो इशू, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस इंटू एरिया भी करो, सो 5.305 इंटू एरिया, वन एंड द सेम थिंग, बस टोटल क्या आना चाहिए 5000 आना चाहिए। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल की इंडिविजुअल स्ट्रेसेस निकाले हमने, इंडिविजुअल लोड निकाला। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल लोड निकालने के लिए नहीं बोला था, फिर भी हमने निकाला है। एक चीज हमें निकालनी है कि ये 5000 न्यूटन का लोड कहाँ पे अप्लाई करना है, कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार है वो, सॉरी ये जो क्रॉस बार है वो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको ये चेक करना है कि भाई इस लोड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइदर आपको मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कहीं पे भी कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे लोड क्या क्या एक्ट हो रही है ये हमें पता है, 5000 का लोड अगर नीचे एक्ट हो रहा है तो इक्विवेलेंट अपोजिट, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इक्विवेलेंट अपोजिट लोड ऊपर लगेगा, ऊपर भी लगेगा 5000 न्यूटन का लोड, जिसमें से हमने स्टील पे एक्ट होने वाला लोड अलग से निकाला है। स्टील पे एक्ट होने वाला लोड हमने निकाला है 3333 न्यूटन, और ब्रास नहीं कॉपर पे एक्ट होने वाला लोड हमने निकाला है, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा 1667 न्यूटन। बस अब क्या करना है, कहीं पे भी आइदर स्टील या फिर कॉपर, कहीं पे भी आप मोमेंटम निकालो। सो कैलकुलेटिंग मोमेंट एट स्टील या फिर एट कॉपर। तो देखो अगर कॉपर पे निकालता है तो ये लोड उसमें से ही पास हो रहा है, एक लोड इतने डायरेक्शन से घूमेगा, कितना है 5000, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैलकुलेटिंग मोमेंट एट कॉपर रॉड
मतलब इस पोजीशन पे निकालना है, आप यहाँ पे भी निकालो, नो इशू, कोई इशू नहीं है। तो इसी एक्सिस से पास होने वाला जो लोड है वो तो जीरो रहेगा क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले ये लोड है, ये 5000 का लोड इतने डायरेक्शन से घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ठीक है, ये लोड है और ये डिस्टेंस है। सो 5000 का लोड x इतने डिस्टेंस से घूमेगा, ठीक है, ऐसा घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने माइनस लिया, क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, ये तो उसमें से पास हो रहा है, और एक लोड है हमारे पास में ये 3333, और ये कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, सो प्लस 3333 इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों रॉड में का डिस्टेंस ये कितना है 50 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर में लूंगा तो फाइनल जो x आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। सो ये लोड और इसका डिस्टेंस है 50 इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम के लिए हमने मोमेंट कैलकुलेट किया और इक्वेट किया 0 से। सो यहाँ पे आपको -5000 x इक्वल टू -3333 इंटू 50, हेंस x इक्वल टू माइनस माइनस तो ऐसे कट गया 3333 इंटू 50 बाय 5000। तो ये आंसर कितना आ रहा है चेक करो कैलसी पे, x इक्वल टू 3333 इंटू 50 बाय 5000, ये आना चाहिए 33.33 सेंटीमीटर। एडिशनली बस हमने मोमेंट निकाला, आपको मोमेंट पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस रहता, यहाँ पे हमने मोमेंट निकाला कॉपर पे। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस ऐसे किया, ये फोर्स है और यही पे निकालना है मोमेंट, इसलिए ये फोर्स के लिए डिस्टेंस नहीं है हमारे पास में। सो 5000 इंटू एक्स, ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए माइनस, सो -5000 इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो 3333 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है दोनों रॉड में का डिस्टेंस। देखो अब ये ज़्यादा के कैलकुलेशन ये मत करो कि सर आपने ये सेंट्रली लिया है तो फिर इसका डायमीटर कंसिडर करना है क्या डायमेंशन के लिए या फिर डिस्टेंस के लिए, नहीं, सिंपली बस ये दो रॉड में का जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, बस उतना ही कंसिडर करना है, ठीक है। सो ये फोर्स इंटू 50, इस हिसाब से हमने इक्वेशन बनाया और पोजीशन निकाली। सो 33.33 सेंटीमीटर, दैट इज अ force of 5000 Newton is acting at a distance of 33.33 from copper rod, so that your cross bar will remain horizontal. Got it? ये हो गया न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट। अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स ऑन कंपोजिट बार, जिसमें जैसे अभी यहाँ पे दो सेक्शंस हमने पढ़े, हो सकता है 3 अलग अलग मटेरियल, उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।